everyone, and welcome back to ICSC Topper Talks. Today, we're going to be discussing how to think like an examiner in your answers so that you master the answer writing method. अब इसका क्या तरीका है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी. हाउ टू राइट बेटर आंसर्स, हाउ टू स्कोर हायर एंड हाउ टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर. अब एग्जामिनर माइट नॉट बी दी ओनली पर्सन ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स जो आपकी कॉपी चेक करेगा. आपके टीचर्स थ्रू आउट योर होम एग्जाम्स भी आपकी कॉपी इसी मेथड से, इसी माइंडसेट से चेक करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर हायर इन CISCE English Literature board examination and your respective home examinations as well. So let's discuss. सबसे पहले we're going to be talking about how do the examiners award you marks. मतलब what is it that they demand from your answer जिससे वो आपको marks देते हैं. तो today, so first we'll be discussing 3 types of answers जो एक copy check करते टाइम टीचर को मिलते हैं. सबसे पहले we have the level 1 which is an average answer जो एक normal student लिखता है, which is retelling the story, no quotation, vague language, no theme. ठीक है. Then we have a good answer जो थोड़ा अच्छा होता है, पहले वाले से better होता है. इन answers पे ना टीचर्स देख के ही मार्क्स समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेट पूरी कॉपी में मिल रहे होंगे. एक एवरेज आंसर वाले स्टूडेंट को 30 to 40 और मे बी 50 तक मार्क मिलेगा. गुड आंसर वाले स्टूडेंट को 50 to 60 और 65 मार्क्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. गुड आंसर क्या होता है जिसमें कोटेशन हो, कैरेक्टर को मेंशन हो, अटेम्प्ट ऑफ एनालिसिस एंड थीम अवेयरनेस, राइट. फिर फाइनली हम आते हैं बेस्ट आंसर्स पे जिनको देखकर एग्जामिनर समझ जाता है कि इस बच्चे को तो 65 प्लस मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. मोस्टली ऐसे आंसर्स पे 70 प्लस मार्क्स मिलते हैं. तो दिस इज द लेवल 3 ऑफ द एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर. इसमें बच्चा एक्यूरेट कोटेशन यूज करता है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एनालिसिस यूज करता है, थीम को इंटीग्रेट करता है, लिटरेरी अवेयरनेस के साथ वोकैब्युलरी और प्रिसाइज कीवर्ड यूज करता है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने एक एवरेज आंसर को एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर कैसे बना सकते हैं. एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये जंप है ना नीचे से ऊपर जाने का या यहाँ से यहाँ जाने का, ये ज्यादा जानने की वजह से नहीं होता है. इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे, राइट. एफिशिएंसी आपके आंसर में होनी चाहिए, यही हमारी स्ट्रैटेजी है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कैरेक्टर कीवर्ड्स. ये तो आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है particularly that these are such keywords that you can use to describe the character sketches of the characters, sorry. एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कैरेक्टर स्केच डिपेंड्स अपॉन whichever scene is going on, right? So the scene may be whatsoever, उस हिसाब से कैरेक्टर स्केच चलता है. जैसे कि एक्ट 3 सीन 1 में ब्रूटस का अलग. लेट्स गो with Antony. Antony is the best example to portray this. Scene 1, different character sketch. Scene 2, different character sketch. And scene 3, he is not there. But scene 1 and 2, we have two different character sketches of Mark Antony. यही चीज हर कैरेक्टर के लिए अप्लाई करती है जिस भी सीन में वो आता है. So you need to remember that. Okay. So you can take screenshots of this or you can go through it, whichever suits you best. मैंने आप लोगों को provide कर दिया है. Now it's your chance to use it. Make sure that you do not use generic or vague terms, right? Use better vocabulary that demonstrates your literary understanding. ठीक है. एक आप लोगों के लिए pro tip over here that you should pair a character keyword with a supporting quotation. जब आप इस टाइप से कोई भी यूज करोगे वो like keyword, for example you are saying Antony is manipulative, तो आपको एक सीन बताना है, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन बतानी होगी, राइट. क्वोटेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ब्रूटस आइडियलिज्म इज एविडेंट. मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ब्रूटस इज आइडियलिस्टिक when he claims not that I love Caesar. यहाँ पे वो अपने ideals portray कर रहा है. That is what it is. Mark Antony is manipulative because he shook hands with the conspirators
and etc. like that. You need to portray your answer in a very well format. Now, here is the key part, I think, of this entire presentation for you. Theme keywords. Theme में आपके पास क्या, आपकी themes keywords क्या है? Here it is. So every strong answer has to connect to the central theme. ये keywords आप use करेंगे तो आपकी thematic awareness examiner को मिलेगी और आपकी understanding efficiently मिलेगी. So you are going to get more marks now in this. So this is for you. You can go through it. Explanation की जरूरत नहीं है. We have already done explanation videos, and by this time, if you're watching this, so you will be having the entire knowledge. So मैंने थोड़ा छोटा सा summary लिख भी दी है कि how does this theme become evident in the play. So it's not a problem for any of you. But if you still have queries, you can definitely comment down below, and I'll be there to answer to your questions. Now we have the golden verbs that the examiners love. These words are going to be elevating your answers. बहुत अच्छे से इनको यूज करते हो तो दे शो दैट यू हैव द लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग एंड थीमेटिक अवेयरनेस. जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे आई हैव शेयर्ड द कीवर्ड्स, आई हैव शेयर्ड द थीम्स. अब आपको ये वर्ड्स देखने हैं जो आपको यूज करने हैं. These are actually verbs only, but these particular words really portray that you have a good understanding of the topic and you have the good quality in your answers. Okay. So all of the words have been shown here and examples over here so that you can see कि हम इसको use कैसे करते हैं. इन सारे words का meaning I hope आपको पता हो. I'll explain the meaning once. Examples you can go through yourself. So portray मतलब दिखाता है. This thing portrays मतलब this thing shows. ये words are a better version of generic terms. Illustrates मतलब shows in a very evident manner. Emphasizes, यहाँ से ये चीज बहुत एविडेंट हो रही है, ये चीज बहुत प्रूव कर रही है. हाईलाइट्स यानी हमें दिखा रही है. डेमोन्स्ट्रेट्स यानी कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, डायरेक्ट दो चीजें कनेक्ट हो रही हैं. कंट्रास्ट यानी टू ऑपोजिट चीजें एक दूसरे से कंट्रास्ट हो रही है. सिंबलाइजेस यानी अ सिंबल, एक छोटी चीज किसी बड़ी चीज की तरफ सिंबलाइज कर रही हो, उसको जिसे कहते हैं, वी कॉल इट इन like something you can say like a prediction. That is it's symbolizing. Suggest यानी it suggests, हम इससे ये समझ सकते हैं. Reveals, ये क्लियरली ये चीज बता रही है, हमें पता चल रही है. Reinforces मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है. Criticizes मतलब वी आर किसी चीज को कॉल आउट करना, something being against, something being wrong or whatsoever, उस चीज को गलत दिखाया जा रहा है. एंड फाइनली फोरशैडो की फ्यूचर किसी चीज को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा. फोरशैडोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस इन William Shakespeare's work because he foreshadows almost everything. Like there are multiple dialogues, multiple instances where we see the foreshadowing of the future events. Okay, now let's go to the next slide. Now, here are a few quotations that instantly improve your answers. Like I said, हम लोग सब discuss कर चुके हैं. Focusing upon the part of the question, you can use such quotations. Meaning and everything we've already seen. लेकिन it depends on the question, right? Quotations you should use in question number 4 and 5 only. शुरुआत के 3 questions do not require using quotations. You can use it. I wouldn't say you should not, but मेरे हिसाब से they put the most effect in question 3, 4, 5. First and second questions are almost very direct and factual, so they don't really require that. I'm not waiting on each and every slide so that you can go through it. You all can definitely pause and go through everything. Right? You can use everything, but we need not discuss each and everything. Now, आपके 4 mark analytical answer जो आपका question number 5 होता है, how to score 4 out of 4 in that. ये उसका तरीका मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है. Point
एविडेंस, क्वोटेशन, एनालिसिस, थीम, ये एक फॉर्मेट होता है PEQATC मेथड. It structures analytical answers that examiners reward. इसको फॉलो करो और हर 4 मार्कर क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपके हाथ में है. एक इसका मॉडल पैराग्राफ ओवर हियर एंड कीवर्ड्स जिससे क्यों आंसर यहाँ पे दिया है, पर इस पे मार्क्स क्यों मिलेंगे वो आपका यहाँ एक्सप्लेन है कि एग्जामिनर कीवर्ड्स क्या है इसमें और उस पे मार्क्स क्यों मिलते हैं, राइट. जैसे कि मैंने आपको ये सारे वर्ड्स पहले एक्सप्लेन किए थे, दिए हैं. पोर्ट्रेस क्या है, रिवील्स क्या है, हाईलाइट क्या है, सजेस्ट्स क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्राजिक हीरो क्या है. So everything is going to be elevating the quality of your answer, right? So you can go through this as well. Now, let's discuss a few mistakes that students make. सबसे पहले तो retelling the story. भाई एग्जामिनर को कहानी पता है. इवेंट अगर आप या लिखते रहोगे तो उससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. They do not want you to retell them the story. Then there is too much content. जब बहुत content आप लिखते हो, इंट्रोडक्शंस लिखते हो, यू वेस्ट द टाइम ऑफ द एग्जामिनर. वो ये चीज नहीं मांग रहे, दे आर जस्ट आस्किंग यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली. आप कुछ भी इधर उधर मत लिखो. देन वी हैव इग्नोरिंग द थीम्स. अगर आप 3 मार्कर में भी थीम मेंशन करते हो तो दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पिंग यू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि थीमेटिक अवेयरनेस इज अ की फैक्टर इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन जूलियस सीजर. Then we have no quotations. By this time आप लोग को समझ में आ गया होगा कि quotations की importance बहुत होती है. इसीलिए कहा जाता है कि dialogues you must learn as it is so that you are able to write the quotations in your answers. Weak vocabulary. अब you need to remember that literary awareness आपका जितना अच्छा होगा उतने मार्क्स आपको मिलेंगे. नो एनालिसिस. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में अगर आपकी एनालिटिकल अवेयरनेस ज्यादा होती है तो वो दिख जाता है. बाकी 5वां क्वेश्चन तो बेटा 4 मार्क्स का आता ही है ना, एनालिटिकल क्वेश्चन है. तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू एनालाइज इट. तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है. वन साइडेड आंसर्स. अगर एक क्वेश्चन आपको मल्टीपल चीजों के बारे में पूछ रहा है, मल्टीपल चीजों के बारे में बता रहा है, तो आपको मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप डिस्कसिंग ऑल अ सिंगल कैरेक्टर और अ सिंगल पर्सपेक्टिव. सी एक क्वेश्चन आई लेट यू नो, आई थिंक इसी एक्ट 3 से आता है. वी हैड इट फॉर लाइक ट्वाइस और थ्राइस थ्रू आउट आवर होम एग्जाम्स. Who do you sympathize with, Julius Caesar or the conspirators? Give a reason for your answer. तो इस आंसर में people write a single spot. You can mention either of the characters, right? लेकिन आपके पास जिसको भी आप mention कर रहे हो उसका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए. आप कुछ गलत वहां पे मत बोलो. इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्पिरेटर्स इवन, देन यू मे राइट दैट they felt like Caesar was very ambitious. They felt that he was going to strip Rome of its republican values. इस तरीके से you must write the correct things, right? तो अगर क्वेश्चन आपसे वन साइडेड चीज पूछ रहा है तभी आप बोलो. बट इफ इट आस्क यू अबाउट द जनरल वे, the general play as itself, कोई ऐसा क्वेश्चन, तो ये आपको नहीं करना है कि आप सिर्फ ब्रूटस के बारे में बता रहे हो, आप एंटनी के बारे में बता ही नहीं रहे हो, राइट. इफ वी टॉक अबाउट हाउ इज द थीम, फॉर इंस्टेंस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हाउ इज द थीम ऑफ फ्रेंडशिप शोन इन द प्ले. आप थीम ऑफ फ्रेंडशिप में सिर्फ ब्रूटस के बारे में बता रहे हो कि उसकी फ्रेंडशिप कैसे, उसने अपनी फ्रेंडशिप को कैसे अंडरमाइन करा, पर आप एंटनी के बारे में बता ही नहीं रहे हो कि उसने अपनी सीजर के साथ फ्रेंडशिप को कितना इंपॉर्टेंट रखा और उसने अपनी लॉयल्टी आगे दिखाई, राइट. तो ये सब मैटर करता है. देन वी हैव रिपीटिंग द पॉइंट्स. रीस्टेटिंग द सेम आइडियाज इन डिफरेंट वर्ड्स डज नॉट ऐड वैल्यू. ये चीज आप हर क्वेश्चन में कृपया करके ना करें. दिस इज समथिंग दैट पीपल एक्चुअली डू. मैंने खुद देखा एग्जाम्स में बच्चे ऐसे लिखते हैं. तो ये चीज तो नहीं करनी है कि आपने आंसर 1 में एक चीज बोली, 2 में वही लिख रहे हो, 3 में, 4 में, 5 में. जस्ट डोंट. जैसे कि मैंने आप लोग के साथ वर्ब्स शेयर करे थे, तो ये उसके फ्रेजेस है कि उन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज कैसे किया जाता है. सो यू मे गो थ्रू दिस. या evokes something, evokes is a very good word, you may use that. ओके. तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है कि आपने जो एक्ट पढ़ा है, जस्ट फॉर नाउ यू स्टडीड ओनली एक्ट 3, तो आप कोई पास्ट ईयर पेपर लो, कोई सैम्पल पेपर लो, एनी क्वेश्चन, and write a paragraph using at least
3 of these phrases. आपको ऐसे लिखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, eventually you will get a hold of it, right? Finally, we're going to be discussing a checklist जो मैं खुद यूज करती थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, मे बी इट्स गोना बी हेल्पिंग यू ऑल. तो सबसे पहले ना, अपने आंसर को सबमिट करने से पहले मेक श्योर टू गो थ्रू दिस स्टफ कि आपने ये चीजें करी हैं कि नहीं. Okay, so these are a few ticks that you must have secured. So first you have answering the question. Most importantly कि आपने directly उसका आंसर दिया कि नहीं, क्या मैंने एक quotation यूज करी, क्या मैंने नरेट किया है या मैंने एनालाइज किया है, डिड आई मेंशन द करेक्ट थीम, डिड आई यूज एग्जामिनर वोकैब्युलरी, एंड डिड आई एक्सप्लेन व्हाई इंस्टेड ऑफ ओनली व्हाट. तो यही मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ 2 मार्कर आंसर एंड अ 4 मार्कर आंसर. द डेप्थ ऑफ नॉलेज, द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आप पोर्ट्रे करते हो. तो लेट मी रिमाइंड यू, जो स्टूडेंट्स एनालिटिकली आंसर लिखते हैं उनको ज्यादा नहीं पता होता है, बस वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवली प्रूव कर पाते हैं. इस स्किल को डेवलप करना एक नोटिसेबल डिफरेंस बनाता है in your marks. So as at the end of the video, I want to remind you that you need to master the play, master the language, and then you will be able to master the maths. So I hope this video helped you. Make sure to watch more videos of ICSE Topper Talks. We've covered answer writing, explanation videos, complete revision checklist, everything. So you can go through all of it. Act 3 has been completed. You can refer to the playlist of Act 3. I hope these videos are of help to you. If you have any other questions, you can just comment down below and we'll be there to help you out. Thank you so much. See you guys in the next one. Keep watching ICSE Topper Talks. Make sure to like, subscribe, and hit the share button if you have friends who are in need of it, so that it will definitely be of help to you and your friends.